ओए घर जवाई, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। जब इस घर में सभी लोग खाना खा लेंगे तब तू अपने बर्तनों में खाना खाएगा। अपने बर्तन? हाँ, तेरे बर्तन वहाँ पर रखे हैं जहाँ पर सारे नौकरों के बर्तन हैं। आखिर एक घर जवाई की औकात एक नौकर के बराबर ही तो होती है। और फिर तू कौन सा अरबपति है जो हम तुझे पलकों पर बिठा कर रखे। अरबपति सुन राजवीर मुस्कुराया। पूर्णिमा भानुशाली अपने पिता नारायण भानुशाली की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे राजकुमारी की तरह पाला गया था। नारायण भानुशाली का शहर में बड़ा नाम था, लेकिन उनका स्वभाव बेहद घमंडी था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके बराबर कोई नहीं है। दूसरी तरफ राजवीर शर्मा अरबों की संपत्ति का मालिक। उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने कहा था, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। बड़े भाई प्रदीप और भाभी सलोनी भी राजवीर से बहुत प्यार करते थे। जब राजवीर की मुलाकात पूर्णिमा से हुई तो दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर सच्चे प्रेम में बदल गया। पूर्णिमा ने एक दिन रोते हुए राजवीर से कहा, उसके माता पिता उसे कभी अपने से दूर नहीं भेजेंगे और शादी तभी करेंगे जब लड़का घर जवाई बनकर रहेगा। राजवीर ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, अगर साथ रहने के लिए उसे अपनी सारी शान छोड़नी पड़े तो भी वो तैयार है। उसने अपने परिवार को सब बताया। अविनाश जी ने बेटे की खुशी देखकर हामी भर दी और कहा, बेटा, रिश्ते पैसे से नहीं निपटे, प्यार और सम्मान से निपटे हैं। जो तुमको सही लगे तुम वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर राजवीर ने फैसला कर लिया कि वो अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। वो एक साधारण नौकरी करने वाले युवक की तरह पूर्णिमा के घर में रहेगा और अपने सास ससुर को मनाकर पूर्णिमा के साथ अपने घर वापस आ जाएगा। राजवीर घर जवाई बनने के लिए तैयार हो गया। ये खबर सुनकर पूर्णिमा के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। इस तरह दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। फिर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। राजवीर शर्मा भानुशाली परिवार का घर जवाई बन गया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे नारायण भानुशाली का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो हर छोटी बड़ी बात पर राजवीर को ताने मारते। सुबह सबसे पहले उठकर घर के सारे काम करना, बाजार से सामान लाना, बिजली का बिल जमा करना, मेहमानों की सेवा करना, हर जिम्मेदारी राजवीर के कंधों पर डाल दी गई। कावेरी भी अपने पति का साथ देती और बार बार कहती, एक घर जवाई का यही काम होता है। पूर्णिमा अपने पति का दर्द समझती थी, लेकिन माता पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। राजवीर अपने हर अपमान पर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए पूर्णिमा की खुशी सबसे बड़ी थी। उसने कभी नहीं बताया कि जिस इंसान को सब नौकर की तरह समझ रहे हैं, वो एक नहीं कई बड़ी कंपनियों का मालिक है और हजारों लोग उसके एक फैसले का इंतजार करते हैं। एक दिन प्रदीप और सलोनी राजवीर से मिलने भानुशाली हाउस आए। दोनों बहुत साधारण कपड़ों में थे ताकि किसी को राजवीर की असली हैसियत का अंदाजा ना हो सके। नारायण भानुशाली ने उन्हें देखकर तिरस्कार भरी नजरों से कहा, लगता है राजवीर का पूरा परिवार ही मामूली लोगों का है। उन्होंने प्रदीप और सलोनी को ठीक से बैठने तक नहीं दिया और चाय भी नौकरों वाले कप में दी। सलोनी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए, लेकिन प्रदीप ने इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। राजवीर सब कुछ देख रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। अपने बड़े भाई और भाभी का अपमान देखकर भी वो चुप रहा, क्योंकि अगर वो सच बता देता तो पूर्णिमा के परिवार का अहंकार पल भर में टूट जाता और पूर्णिमा सबसे ज़्यादा दुखी होती। जाते समय प्रदीप ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, भाई,
इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका धैर्य होता है, इसे कभी मत खोना। फिर जो तू चाहता है एक दिन वो होकर ही रहेगा। ये सुनकर राजवीर की आंखें नम हो गई। दिन बीतते गए और राजवीर का अपमान बढ़ता गया। नारायण भानुशाली अक्सर अपने दोस्तों के सामने कहते, उन्होंने एक गरीब लड़के पर एहसान किया है, उसे अपने घर में जगह देकर उसकी जिंदगी बना दी है। राजवीर हर बार सिर झुकाकर उनकी बातें सुन लेता। पूर्णिमा जब भी विरोध करती तो कावेरी उसे समझा देती। शादी के बाद पति को ससुराल वालों की बात माननी ही चाहिए। उस रात पूर्णिमा ने राजवीर से माफ़ी मांगी और रोते हुए कहा वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। राजवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है मुझे किसी अपमान का दुख नहीं है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। पहली बार करोड़ों का मालिक खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। अगले दिन नारायण भानुशाली ने अपने कुछ अमीर दोस्तों को घर बुलाया। सबके सामने उन्होंने राजवीर को आवाज़ लगाई और कहा, पहले सबके जूते ठीक से लगाओ, फिर रसोई में जाकर चाय बनाओ। पूरे हॉल में बैठे लोग राजवीर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राजवीर बिना कुछ बोले सब काम करता रहा। तभी एक मेहमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है नारायण जी ने बहुत सस्ता गरजवाई ढूंढ लिया है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। पूर्णिमा की आंखें भर आई, लेकिन राजवीर ने उसे सिर्फ एक नज़र देखा और चुपचाप ट्रे उठाकर चाय देने लगा। उसी पल उसके दिल पर ऐसा दर्द भरा तमाचा पड़ा जिसे कोई देख नहीं सकता था। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजवीर हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गया। उसने पूरे आंगन में झाड़ू लगाई, पौधों में पानी डाला, दूध लाया और फिर रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगा। कभी करोड़ों की कंपनी के बोर्ड रूम में फैसले लेने वाला इंसान आज अपने ही ससुराल में हर किसी के इशारे पर काम कर रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। पूर्णिमा रसोई के दरवाजे पर खड़ी अपने पति को देख रही थी। उसका दिल बार बार टूट रहा था। वो चाहकर भी अपने माता पिता के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से राजवीर का हाथ पकड़ा और कहा, काश मैंने तुमसे घर जवाई बनने की जिद ना की होती। राजवीर ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अगर तुम्हें पाने की कीमत यही है तो ये भी मुझे मंजूर है। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसी समय नारायण भानुशाली हॉल में आए और तेज आवाज में बोले, राजवीर, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। घर का हर काम बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए। अगर कहीं भी कमी हुई तो याद रखना। घर जवाई होने का असली मतलब समझा दूंगा। राजवीर ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। कावेरी भी अपने पति का साथ देते हुए बोली, और हाँ, मेहमानों के सामने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस नौकर की तरह अपना काम करना निकल लेना। ये शब्द राजवीर के सीने में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके संस्कार उसे बड़ों से बहस करना नहीं सिखाते थे। दोपहर होते ही घर मेहमानों से भर गया। नारायण भानुशाली बड़े गर्व से सबको अपनी शान दिखा रहे थे। तभी उन्होंने सबके सामने राजवीर को आवाज़ लगाई और कहा, अरे घर जवाई, पहले सबको ठंडा पानी पिलाओ, फिर रसोई में जाकर खाना लगाना। राजवीर चुपचाप सबकी सेवा करता रहा। एक मेहमान ने हंसते हुए कहा, नारायण जी, आपको तो मुफ्त का नौकर मिल गया है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। राजवीर की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दर्द आने नहीं दिया। दूर खड़ी पूर्णिमा ये सब देखकर अंदर ही अंदर बिखर रही थी। उसने पहली बार महसूस हुआ कि उसका प्यार हर दिन अपमान की आग में जल रहा है। शाम को जब सभी मेहमान चले गए तो राजवीर अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला तो उसमें बड़े भाई प्रदीप के कई मिस कॉल थे। उसने वापस फ़ोन किया।
उधर से प्रदीप की आवाज़ आई, छोटे, कब तक ये सब सहोगे? पापा और माँ रोज तुम्हारी चिंता करते हैं। कंपनी के बड़े बड़े फैसले तुम्हारे बिना रुके हुए हैं। राजवीर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, भैया अगर मेरे सहने से पूर्णिमा की खुशियाँ बची हैं तो मैं सब सह लूँगा। प्रदीप की आंखें भर आईं। तभी सलोनी ने फ़ोन लेकर कहा, राजवीर, इंसान का धैर्य उसकी ताकत होता है, लेकिन जो लोग अच्छे इंसान की चुप्पी को कमजोरी समझते हैं उन्हें एक दिन सच जरूर दिखाई देता है। राजवीर ने बस इतना कहा, वो दिन भी आएगा भाभी, लेकिन मैं किसी का सम्मान छीनकर अपना सम्मान नहीं पाना चाहता। अगली सुबह कावेरी ने राजवीर को बाजार भेज दिया। वापस लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। राजवीर पूरी तरह भीग गया, लेकिन सामान को उसने अपने शरीर से ढककर सुरक्षित रखा। घर पहुंचते ही नारायण भानुशाली ने बिना उसकी हालत देखे गुस्से में कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? अगर सब्जियां खराब हो जाती तो तुम्हारे 1 महीने का जेब खर्च काट लेता। राजवीर ने भीगे कपड़ों में ही चुपचाप सामान रसोई में रख दिया। पूर्णिमा दौड़कर तौलिया लेकर आई, लेकिन कावेरी ने उसे रोकते हुए कहा, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, घर जवाई को काम करने दो। ये सुनकर पूर्णिमा पहली बार अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगने लगा कि उसके प्यार की सबसे बड़ी सजा राजवीर को मिल रही है। उसी रात अविनाश जी और सुमित्रा जी अपने बेटे की तस्वीर देखकर चुपचाप बैठे थे। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अविनाश जी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन उसका दर्द अब मुझसे देखा नहीं जाता। प्रदीप ने पिता के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, पापा अभी समय नहीं आया है। जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन अहंकार का सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों को मिलेगा। उन्होंने राजवीर के प्यार और संस्कार को उसकी गरीबी समझ लिया है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राजवीर शर्मा फिर से पूरे घर के कामों में लग गया। आंगन की सफाई, दूध लाना, नाश्ता बनाना, बाजार की सूची तैयार करना और मेहमानों के लिए व्यवस्था करना, ये सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। कभी हजारों कर्मचारियों को दिशा देने वाला ये युवक आज अपने इस ससुराल में एक साधारण नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पूर्णिमा हर रोज अपने पति को इस तरह टूटते हुए देखती और भीतर ही भीतर खुद को दोष देती रहती। वो जानती थी कि राजवीर ने ये सब सिर्फ उसके प्यार के लिए स्वीकार किया है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता कि क्या सच्चा प्यार हमेशा इतनी बड़ी परीक्षा लेता है। उधर नारायण भानुशाली का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने कुछ व्यापारिक साथियों को रात के खाने पर बुलाया और पूरे घर को सजाने की जिम्मेदारी भी राजवीर को दे दी। सुबह से शाम तक राजवीर बिना रुके काम करता रहा। जब मेहमान आए तो नारायण भानुशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए मिलिए हमारे घर जवाई से। इसे हमने घर का सदस्य कम और काम करने वाला ज़्यादा बना रखा है। सभी लोग हंस पड़े। किसी ने कहा कि ऐसा आज्ञाकारी दामाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है इस लड़के की कोई औकात नहीं है, तभी घर जवाई बनकर रह रहा है। राजवीर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर दर्द का समंदर उमड़ रहा था। पूर्णिमा ने जब ये सब सुना तो उसका सिर शर्म से झुक गया। वो चाहकर भी अपने पति का सम्मान नहीं बचा पा रही थी। इसी बीच अचानक राजवीर के मोबाइल पर प्रदीप का फ़ोन आया। राजवीर एक कोने में जाकर धीरे से बात करने लगा। प्रदीप ने कहा, छोटे, अगले हफ्ते कंपनी की सबसे बड़ी डील है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां हमारे साथ समझौता करना चाहती हैं। तुम्हारे बिना ये फैसला नहीं हो सकता। राजवीर कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, भैया अभी मैं नहीं आ सकता। यहाँ कुछ रिश्तों को निभाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुनकर प्रदीप की आंखें भर आई।
उसी समय सलोनी ने फ़ोन लेकर कहा, राजवीर, कभी कभी बहुत ज़्यादा सहना भी गलत होता है। अच्छे इंसान की चुप्पी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, भाभी, जब सच सामने आएगा तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद सबसे बड़ा जवाब देगा। रात को जब सभी मेहमान चले गए तो नारायण भानुशाली ने राजवीर को बुलाकर कहा, कल से तुम घर के बाहर वाले स्टोर रूम में सोओगे। हमारे रिश्तेदार कुछ दिन के लिए आ रहे हैं और उन्हें तुम्हारा कमरा चाहिए। आखिर तुम घर जवाई हो, तुम्हें जितना मिले उतने में खुश रहना सीखो। ये सुनकर पूर्णिमा का दिल कांप उठा। उसने अपने पिता से विनती की कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन कावेरी ने उसे डांट दिया और कहा, शादी के बाद बेटी को अपने मायके के नियमों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। राजवीर ने बिना एक शब्द बोले अपना तकिया उठाया और स्टोर रूम की तरफ चल पड़ा। वहाँ चारों तरफ पुराना सामान रखा था, छत से पानी टपक रहा था और एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। उसी चारपाई पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी, जिन्हें उसने महीनों से गले तक नहीं लगाया था। दूसरी तरफ अविनाश जी, सुमित्रा जी, प्रदीप और सलोनी अपने घर में बैठे राजवीर की पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। सुमित्रा जी रोते हुए बोली, जिस बेटे के लिए हमने कभी ऊंची आवाज़ तक नहीं की, आज वही बेटा दूसरों के घर में अपमान सह रहा है। अविनाश जी ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे अपने बेटे के संस्कारों पर गर्व है, लेकिन अब लगता है कि उसका धैर्य उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। प्रदीप ने दृढ़ स्वर में कहा, पापा, अब समय दूर नहीं है जिस दिन भानुशाली परिवार को पता चलेगा कि जिसे वे गरीब घर जवाई समझते हैं वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उस दिन उनके अहंकार को ऐसा तमाचा लगेगा जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। उधर स्टोर रूम में पूर्णिमा चुपके से राजवीर के लिए खाना लेकर पहुंची। उसने कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाई और रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो। राजवीर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई सौदा नहीं किया। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है तब तक मैं हर दर्द सह सकता हूँ। ये सुनकर पूर्णिमा फूट फूट कर रोने लगी। उस रात दोनों ने बिना खाना खाए एक दूसरे का हाथ थामे सुबह होने का इंतजार किया। अगली सुबह भानुशाली हाउस में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन राजवीर की आंखों में रात भर जागने की थकान साफ दिखाई दे रही थी। स्टोर रूम की सीलन और टूटे हुए बिस्तर पर पूरी रात करवटें बदलने के बाद भी वो सबसे पहले उठ गया और पूरे घर की सफाई में लग गया। पूर्णिमा खिड़की से अपने पति को देख रही थी। उसका दिल बार बार उसे रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन माता पिता का डर उसके कदम बांध देता था। राजवीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो कहना चाहता हो कि सब ठीक है, जबकि सच ये था कि उसके आत्मसम्मान पर हर दिन एक नया घाव लग रहा था। फिर भी उसने अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा और बिना किसी शिकायत के हर जिम्मेदारी निभाता रहा। दोपहर के समय नारायण भानुशाली के घर शहर के कुछ बड़े व्यापारी आए। नारायण ने अपने रुतबे का प्रदर्शन करने के लिए राजवीर को सबके सामने आवाज़ लगाई और कहा, पहले सबकी गाड़ियां साफ करो, फिर अंदर आकर चाय देना। राजवीर चुपचाप बाहर चला गया। तेज धूप में वो एक एक गाड़ी साफ करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अंदर बैठे मेहमान नारायण की बातों पर हंस रहे थे। तभी एक व्यापारी बोला, नारायण जी, आपने तो दामाद नहीं नौकर रखा है। ये सुनकर पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। दरवाजे के बाहर खड़ा राजवीर सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए और ट्रे में चाय लेकर अंदर चला गया। उसी समय राजवीर के मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगी। स्क्रीन पर प्रदीप का नाम चमक रहा था। राजवीर ने कॉल काट दी, लेकिन कुछ ही पल बाद अविनाश जी का फोन आ गया।
वो चुपचाप आंगन के एक कोने में चला गया। उधर से अविनाश जी की भारी आवाज़ सुनाई दी, बेटा, कंपनी के विदेशी निवेशक आज भारत पहुंच गए हैं। वे सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर आज भी तुम नहीं आए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। राजवीर ने कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर धीमे स्वर में कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी मेरे लिए पूर्णिमा और उसके परिवार का सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी वजह से उन्हें कभी कोई शर्मिंदगी हुई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अविनाश जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम्हारे संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। शाम होते होते राजवीर को हल्का बुखार हो गया। बारिश में भीगने और लगातार काम करने से उसका शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन कावेरी ने उसकी हालत देखकर भी कहा, थोड़ी सी तबीयत खराब होने से कोई काम नहीं रुकता। पहले रसोई का काम खत्म करो। राजवीर लड़खड़ाते कदमों से रसोई में पहुंच गया और खाना बनाने लगा। पूर्णिमा ये सब देखकर खुद को रोक नहीं सकी। वो पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई और बोली, माँ, ये मेरे पति हैं, कोई नौकर नहीं। कावेरी ने गुस्से में पूर्णिमा को डांट दिया और कहा, जब तक तुम इस घर में हो हमारे नियम मानने होंगे। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन राजवीर ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। रात को जब सब लोग खाना खा चुके थे, तब राजवीर अकेले रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खाने लगा। उसी समय दरवाजे पर एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। उससे प्रदीप और सलोनी उतरे। दोनों ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। प्रदीप सीधे राजवीर के पास पहुंचा और उसके कांपते हाथों को पकड़कर बोला, बस बहुत हो गया छोटे, अब और नहीं। राजवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तेज बुखार के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी। सलोनी ने तुरंत उसे संभाल लिया। ये दृश्य देखकर पूर्णिमा रोने लगी, जबकि नारायण भानुशाली अब भी अहंकार में खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी प्रदीप ने पहली बार नारायण भानुशाली की आंखों में आंखें डालकर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिस इंसान को आप गरीब घर जवाई समझकर हर रोज अपमानित कर रहे हैं, उसकी असली पहचान जानने के बाद शायद आपको अपनी ही बातों पर शर्म आएगी। लेकिन मेरे छोटे भाई ने हमें आज तक सच बताने से रोका, क्योंकि वो आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है, आपके सम्मान को अपने सम्मान से ऊपर रखता है। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नारायण, कावेरी और पूर्णिमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रदीप आखिर किस सच की बात कर रहा है। प्रदीप की बात सुनते ही पूरा भानुशाली हाउस बिल्कुल शांत हो गया। नारायण भानुशाली के चेहरे पर अब भी घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने हंसते हुए कहा, देखिए साहब, हम भी दुनिया देख चुके हैं। 2 मीठी बातें कर लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। अगर आपका भाई इतना ही अमीर होता तो हमारे घर में नौकरों की तरह काम क्यों करता। प्रदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ राजवीर की तरफ देखा, जो तेज बुखार में भी सिर झुकाए खड़ा था। सलोनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपने देवर का हर अपमान एक एक करके याद आ रहा था। पूर्णिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। उसी समय बाहर एक के बाद एक कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। दर्जनों लोग काले सूट पहनकर अंदर आए और सीधे राजवीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसमें से सबसे उम्रदराज व्यक्ति ने सम्मान से कहा, सर, विदेशी निवेशक पिछले 24 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। कंपनी के सारे डायरेक्टर भी मीटिंग हॉल में मौजूद हैं। आपके एक हस्ताक्षर से हजारों कर्मचारियों का भविष्य तय होगा। कृपया आप हमारे साथ चलिए। ये सुनते ही नारायण भानुशाली के चेहरे का रंग उड़ गया। कावेरी के हाथ कांपने लगे और पूर्णिमा स्तब्ध होकर राजवीर को देखने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका शांत और सहनशील पति वास्तव में कितना बड़ा इंसान है। राजवीर ने धीरे से उन लोगों की तरफ देखा
और बहुत शांत स्वर में कहा, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, पहले मेरे सास ससुर का खाना हो जाए, उनकी दवाइयाँ समय पर मिल जाए, उसके बाद मैं चलूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। प्रदीप ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया और बोला, जिस इंसान के लिए परिवार सबसे पहले है, उसे दुनिया की कोई दौलत बड़ा नहीं बनाती, उसके संस्कार उसे सबसे बड़ा बना देते हैं। सलोनी रोते हुए बोली, छोटे तुमने अपमान सह लिया लेकिन कभी किसी का सम्मान नहीं छीना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। नारायण भानुशाली अब तक कुर्सी पर बैठ चुके थे। उनकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की हर घटना घूम रही थी। कभी उन्होंने राजवीर से जूते साफ करवाए थे, कभी मेहमानों के सामने उसे नौकर कहा था, कभी स्टोर रूम में सुलाया था और कभी भूखा रखा था। जिस युवक को उन्होंने गरीब समझकर अपमानित किया था, वही करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। उनका सिर शर्म से झुक गया। कावेरी भी रोते हुए राजवीर के पास आई और कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे संस्कारों को कमजोरी समझ लिया था। राजवीर ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ बड़ों के हाथ कभी जोड़े नहीं जाते। ये सब देखकर पूर्णिमा खुद को संभाल नहीं पाई। वो राजवीर के पैरों के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से तुम्हें हर दिन अपमान सहना पड़ा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजवीर ने उसे उठाकर अपने पास बैठाया और बोला, पति पत्नी का रिश्ता दोस्त ढूंढने का नहीं, एक दूसरे का साथ निभाने का होता है। तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखों से बहते आंसू और तेज हो गए। उसी समय अविनाश जी और सुमित्रा जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया। सुमित्रा जी रोते हुए बोली, बेटा तूने हमारे संस्कारों की लाज रख ली। अविनाश जी ने नारायण भानुशाली की तरफ देखा। नारायण धीरे धीरे उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि संस्कारों में होती है। मैंने आपके बेटे का नहीं अपने ही भाग्य का अपमान किया था। उसी पल राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, आज किसी की हार नहीं हुई, आज सिर्फ अहंकार हारा है और परिवार जीत गया है। पूरा भानुशाली हाउस उस दिन एक अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। जहां कभी राजवीर शर्मा को घर जवाई कहकर ताने दिए जाते थे, वहीं आज हर किसी की आंखों में उसके लिए सम्मान और अपनापन था। नारायण भानुशाली सारी रात सो नहीं पाए। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहे थे जब उन्होंने राजवीर को मेहमानों के सामने अपमानित किया था, उससे जूते साफ करवाए थे, बारिश में भीगने के बाद भी आराम नहीं करने दिया था और स्टोर रूम में सुला दिया था। सुबह होते ही उन्होंने पहली बार अपने अहंकार को किनारे रखा और राजवीर के कमरे में पहुंचे। राजवीर हमेशा की तरह जल्दी उठकर घर के मंदिर की सफाई कर रहा था। नारायण उसके सामने खड़े हुए, लेकिन शर्म के कारण उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। कुछ पल बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती आवाज में बोले, बेटा मैंने तुम्हें कभी दामाद नहीं समझा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा पिता का सम्मान दिया, मुझे माफ कर दो। राजवीर ने तुरंत आगे बढ़कर नारायण भानुशाली को संभाल लिया और उनके हाथ पकड़कर बोला, पापा परिवार में माफ़ी नहीं सिर्फ अपनापन होता है। अगर आज आप दुखी हैं तो मुझे भी खुशी नहीं मिल सकती। जो बीत गया उसे भूल जाइए। ये सुनते ही नारायण फूट फूट कर रो पड़े। कावेरी भी वहां पर आ गई और उन्होंने राजवीर के सिर पर हाथ रख दिया। पहली बार उन्होंने अपने दामाद को बेटे की तरह गले लगाया। पूर्णिमा ये दृश्य देखकर अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाई। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ आज हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद राजवीर ने अपने पूरे परिवार को भानुशाली हाउस में बुलाया। अविनाश जी, सुमित्रा जी, प्रदीप और सलोनी जब वहां पहुंचे तो नारायण और कावेरी ने उनका फूलों से स्वागत किया। जिस बैठक में कभी प्रदीप और सलोनी को बैठने तक का सम्मान नहीं मिला था, उसी बैठक में आज उनके लिए सबसे ऊंची जगह सजाई गई थी।
नारायण भानुशाली सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, मैंने धन के घमंड में इंसान की पहचान करना छोड़ दिया था। आपके बेटे ने बिना कुछ कहे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। आज से राजवीर सिर्फ मेरा घर जवाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। पूर्णिमा ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं और राजवीर दोनों परिवारों की जिम्मेदारी साथ मिलकर निभाएंगे। हम किसी एक घर के नहीं, दोनों घरों के बच्चे हैं। अविनाश जी मुस्कुराए और बोले, यही तो असली परिवार होता है, जहाँ रिश्ते अहंकार से नहीं प्यार से निभाए जाते हैं। सुमित्रा जी ने पूर्णिमा को गले लगाकर कहा, आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। सलोनी ने हंसते हुए राजवीर से कहा, देखो छोटे, तुम्हारे धैर्य ने दो परिवारों को एक कर दिया। प्रदीप ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोला, तुम सच में सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास संस्कारों की दौलत है। कुछ महीनों बाद राजवीर ने अपनी कंपनी की नई शाखा उसी शहर में खोली और उसके उद्घाटन के लिए सबसे पहले नारायण भानुशाली को मुख्य अतिथि बनाया। मंच पर हजारों लोगों के सामने नारायण ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस युवक को कभी गरीब समझकर अपमानित किया था, लेकिन आज मैं पूरे गर्व से कहता हूँ कि ये मेरा बेटा है। इसने मुझे सिखाया कि करोड़पति वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास बड़ा दिल और अच्छे संस्कार हों। पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। राजवीर ने मंच से उतरकर अपने ससुर के पैर छुए और नारायण ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन पूर्णिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपना वही फैसला याद आया जिसके कारण राजवीर घर जवाई बना था। उसने राजवीर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, तुमने हर अपमान सहकर भी प्यार और रिश्तों को जीत लिया। राजवीर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रिश्ते तब सबसे खूबसूरत बनते हैं जब उनमें अहंकार नहीं, त्याग और सम्मान हो। धीरे धीरे भानुशाली और शर्मा परिवार पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गए। लोग कहते थे कि जिस घर में कभी घमंड रहता था, वहां आज प्रेम और अपनापन बसता है। नारायण और कावेरी हर किसी से यही कहते, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी नौकरी या उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से करनी चाहिए। सच्चा प्यार कभी अहंकार नहीं सिखाता, बल्कि त्याग, धैर्य और सम्मान का रास्ता दिखाता है। जो इंसान रिश्तों के खातिर अपने अभिमान को छोड़ देता है, वही जिंदगी का सबसे बड़ा करोड़पति होता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया। एक दिन राजवीर ने नारायण और कावेरी से कहा कि वो पूर्णिमा को लेकर अपने घर वापस जाना चाहता है। पूर्णिमा के जाने की बात सुन उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद कावेरी जी बोली, हाँ बेटा, तू पूर्णिमा को खुशी खुशी अपने घर ले जा सकता है। बस एक काम करना बेटा, अगर हो सके तो कभी कभी पूर्णिमा को लेकर हम लोगों से भी मिलने आ जाना। राजवीर ने दोनों को गले से लगा लिया और बोला, कभी कभी क्यों मम्मी जी, हम लोग तो आपसे मिलने रोज आएंगे। इतने समय से मैंने आपको खाना बनाकर खिलाया, अब मुझे आपके हाथों का बना हुआ खाना खाना है। राजवीर की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद राजवीर पूर्णिमा को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। वहां पर राजवीर के मम्मी पापा और भैया भाभी पूर्णिमा के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। पहली बार पूर्णिमा ने अपने ससुराल वाले घर में कदम रखा। उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। पूर्णिमा अपने ससुराल वालों का बहुत ध्यान रखती थी, इसीलिए वो सबकी बहुत ही लाडली हो गई थी। राजवीर जब पूर्णिमा को खुश देखता तो उसे बहुत ही सुकून मिलता। वो मन ही मन में सोचता, जैसा सोचा था सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मेरी पूर्णिमा खुश है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।